जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ हिंदी पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों अब से पहली वीडियो में मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों हिंदी के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ाए थे। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। दोस्तों हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोगों को हिंदी वर्णमाला को दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ना है। आप लोगों को मेरे साथ बिल्कुल एकाग्रता के साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हर एक जीव की अपनी एक भाषा होती है। जैसे पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, वो आपस में अपनी भाषाओं को समझ पाते हैं, अपनी ध्वनियों को समझ पाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मनुष्य की भी एक अपनी ध्वनियां होती हैं। अब जैसे मान के चलिए मनुष्य ने किसी ने मान के चलिए मैंने कहा हाथी। अब दोस्तों मैंने हाथी कहा तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हाथी के अंदर कितनी ध्वनियां हैं। अब दोस्तों ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अब दोस्तों यदि मैं हाथी की ध्वनि की बात करूं तो दोस्तों ह, आ, थ और ई, ये दोस्तों हुआ हमारा हाथी। अब इसके अंदर दोस्तों कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनियां हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जैसे हाथी के अंदर हमने ध्वनियों को बताया, अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए औरत के अंदर कितनी ध्वनियां हैं। मैंने लिखा औरत। तो दोस्तों आप किस प्रकार से लिखेंगे? र, अ, त, अ। दोस्तों औरत को इस प्रकार से लिखा जाता है औ, र, त। अब ये र के बाद ए क्यों लगाया आप लोगों ने? दोस्तों मैंने जो लगाया, अगर आपसे मैंने कहा क तो बाद में कैसी साउंड आती है? ए की साउंड आती है। अगर मैं दोस्तों इस कै से ए की साउंड को हटाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कै के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। अब यहां से कै बिल्कुल अपने आप में धातु बन चुका है, अर्थात शुद्ध बन चुका है। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर औरत के अंदर अगर हम साउंड की बात करें तो दोस्तों यहां से आती हैं 5 ध्वनियां। अब दोस्तों इस ध्वनि जो होती हैं, इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही दोस्तों वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब यहां से दोस्तों वर्ण की डेफिनेशन बन जाती है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई भी बोल सकते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वर्ण कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों क्या पूछा गया है? ध्वनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ध्वनियों का जो अध्ययन कहलाता है उसको बोला जाता है फोनोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? ये बात कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जा चुकी है। अब दोस्तों अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब हमने ध्वनि से बनाया वर्ण। अब दोस्तों ये जो वर्ण है, अगर मैं बहुत सारे वर्णों को एक माला के अंदर पिरो दूं तो दोस्तों क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा, अर्थात वर्णों की एक माला। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिख देना है। वर्णमाला की डेफिनेशन सीधे सीधे आप लोगों से पूछ ली जाती है।
अब वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, वर्णों के अध्ययन को कहते हैं, कि वर्णों के बहुत सारे वर्णों का होना कहलाता है। अब दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार आप लोगों से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहां से तुरंत पैदा हो गया होगा। क्या क्वेश्चन? कि वर्णों के समूह को वर्णमाला क्यों नहीं कहा जाता, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्यों वर्णमाला कहा जाता है? अब दोस्तों इस व्यवस्थित जो समूह है, ये जो व्यवस्थितकरण है, इसी का आप लोगों के मतलब बताता हूं। व्यवस्थित का मतलब होता है किसी साइंटिफिक तरीके से लगाई गई वर्णमाला। अब दोस्तों ये साइंटिफिक तरीका क्या है? मैंने दोस्तों लिखा यहां पर ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। अब दोस्तों अब ये जो ऊ है ये पहले स्थान पर क्यों नहीं आया? ये आपका जो ई है ये पहले स्थान पर क्यों नहीं आया? क्वेश्चन यहां पर पैदा होता है कि ये जो ए है ये लास्ट में भी तो हो सकता था। यहां से दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अब दोस्तों कुछ राइटर्स का मानना है कि ये जो वर्णमाला सजाई गई है ये वोकल्स के अनुसार सजाई गई है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर सजाई गई है। जैसे दोस्तों हम किसी भी वर्णमाला को अगर हम बोलते हैं ए, आ, ई, ऊ, तो ये हम दोस्तों कंठ से लेकर के ओष्ठ तक बोलते हैं। पहले हम कंठ से बोलना स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे वर्णमाला खत्म होती जाती है हम ओष्ठ की तरफ अपनी साउंड को लाते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसी प्रकार यहां पर इसको सजाया गया है, यही इसका व्यवस्थीकरण है। लेकिन दोस्तों कुछ राइटर्स ऐसे हैं जैसे कि डॉक्टर पृथ्वीराज पांडे ने बताया कि इस वर्णमाला को दोस्तों हर्ष और दीर्घ स्वर के अनुसार सजाया गया है। किस प्रकार? उन्होंने कहा कि ए एक हर्ष स्वर है और आ एक दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार दोस्तों ई एक हर्ष स्वर है और बड़ी ई एक दीर्घ स्वर है, यानी हर्ष दीर्घ। लेकिन दोस्तों राइटरों ने इनकी बात को नहीं माना, इनका केवल अपना मत ही मत बनकर रह गया। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्णमाला को किस आधार पर सजाया गया है, वर्णमाला का व्यवस्थीकरण को किस आधार पर कहा गया है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को सजाया गया है। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्णों से संबंधित, आइए उनके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि ध्वनि, मैंने बताया था कि ध्वनि से क्या बना दिया था? वर्ण या अक्षर। दोस्तों वर्णों का दूसरा नाम अक्षर होता है, आप लोगों को अक्षर और वर्ण में घबराना नहीं है। क्लियर है? इसके बाद बनता है दोस्तों पद या शब्द, यानी पद जब होता है जब दोस्तों इसको अलग अकेला लिखा जाए और शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया जाए। क्लियर है दोस्तों? पद के बाद इनसे मिलाकर के पदबंध बन जाता है। दोस्तों पदबंध के बाद पदबंध यानी इस पद का किसी सेंटेंस में प्रयोग हो जाना पदबंध होता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है उपवाक्य। उपवाक्यों में आता है दोस्तों ज्यों की, त्यों की, क्योंकि वह चला गया। इसका दोस्तों अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों वाक्य, जिससे हम किसी बात को समझते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो आता है दोस्तों सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई ध्वनि है। अगर दोस्तों मैंने कहा कि अगर मैं कोई भाषा बोलता हूं, भाषा की सबसे लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी बोली जाने वाली इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब दोस्तों मौखिक का मतलब यानी मैंने बोला, ध्वनि निकली, इस ध्वनि को दोस्तों क्या बोला जाता है? मौखिक इकाई। क्लियर है? अब मैंने कहा भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, अगर मैंने उस ध्वनि को निकालने के बाद बोर्ड पर लिख दिया। क्लियर है दोस्तों? मैंने लिखा था, अभी हाथी का एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था, जो हाथी में मैंने लिखा था है अ, थ और ई।
ये दोस्तों है, मेरे मुंह से साउंड निकली है, ये साउंड निकलने तक ध्वनि है, मौखिक इकाई है। लेकिन दोस्तों अगर अब मैंने इसको बोर्ड पर लिख दिया तो अब ये लिखित इकाई बोली जाएगी और इसी को कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ण कहलाती है। इसके बाद दोस्तों आता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। सार्थक का मतलब है, जैसे मैंने कह दिया दोस्तों सेब, अब सेब का अपना एक अर्थ तो है, लेकिन इसका हमें अभी तक सेब का मतलब, मैं हाथ में सेब लेकर के खड़ा हो गया, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सेब है, इसका एक अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी हमें इसका कंप्लीटली अर्थ नहीं पता है। अगली लाइन में कहा कि भावार्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई वाक्य है। अब मैंने कह दिया कि सेब खट्टा है, सेब खट्टा है, तो अब इसका दोस्तों अर्थ निकल चुका है, एक छोटे से छोटा अर्थ निकल चुका है कि सेब खट्टा है। अब इसका भावार्थ, भावार्थ का मतलब अपने भाव को दूसरे तक समझा देना। ठीक है दोस्तों, मैंने एक सेब लिया, मैंने उसका भाव जाना कि से खाया कि सेब खट्टा है, अब आप लोगों तक अपना भाव पहुंचा दिया है, इसको बोला जाता है भावार्थ। अर्थात भावार्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है। उम्मीद करता हूं ये दोस्तों बेसिक पॉइंट थे, आप लोगों को जरूर समझ आ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए अब हम जानते हैं दोस्तों वर्णमाला के बारे में। अब इसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला कैसे बनती है, वर्णमाला को किस प्रकार से, कहां से क्या रखा गया है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। दोस्तों स्वर और व्यंजन, जो स्वर होते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता ना पड़े वो स्वर कहलाते हैं। सेकंड रूप में कह सकते हैं आप लोग, जो वर्ण अपने आप में स्वतंत्र हो स्वर कहलाते हैं, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर दोस्तों स्वरों की संख्या की बात करें तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, मैं आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए अब ये 11 कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ और औ। ये दोस्तों ये जो होते हैं ये 11 स्वर होते हैं। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 13। अगर आप लोगों से कुल स्वर पूछे जाएं तो आप कितने बताएंगे? 13। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। क्लियर है दोस्तों? अब ये 13 कौन कौन से होते हैं? इसमें दोस्तों ये जो अयोगवाह वर्ण होते हैं, अंग और अणय, इनको दोस्तों काउंट कर लिया जाता है। क्लियर है? इन 13 में इनको काउंट कर लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। अब ये 10 कैसे होती है दोस्तों? इसके अंदर ये जो री होता है ना, इसको भी काउंट नहीं किया जाता है, केवल और केवल अ, आ, ई, उ, ए, औ और औ, इनको काउंट किया जाता है। ये दोस्तों संख्या में 10 होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो अंग और अण खाली होता है जिसको आप बोलते हैं, इनको दोस्तों अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। दोस्तों अयोगवाह क्यों कहा जाता है दोस्तों? ये जो वर्ण होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अयोगवाह का अगर मैं आप लोगों को मतलब समझाना चाहूं तो ए का मतलब होता है नहीं, यो का मतलब योग और वाह का मतलब वहन करना, अर्थात ये फिर भी अर्थ वहन करते हैं।
क्लियर है दोस्तों। ये जो अंग और अण होता है इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है और ये दोस्तों स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले काउंट किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, इनको स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले काउंट किया जाता है। क्लियर है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो अयोगवाह वर्ण है, ये जो अयोगवाह शब्द है, इसका जो नामकरण किया था दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। ये दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि अयोगवाह शब्द का नामकरण किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, किशोरीदास वाजपेयी ने किया। अब दोस्तों आप लोगों को नोट करके लिखना है। क्या लिखना है, ये जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ना, अंग और अण जो आप लोग जिसे बोलते हैं, अब इनका मतलब समझाता हूं। ये जो अंग की बिंदी होती है इसको दोस्तों अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। अब इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं इस अंग की बिंदी का, मैंने लिखा पंकज अंगूर। अब ये जो दोस्तों आपकी ये जो बिंदी आई है इसको अनुस्वार बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट अण की खाली की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसका उच्चारण है के समान होता है। ये जो दोस्तों बाद में जो ये दो बिंदी लिखी मिलती है ना, इनको विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। अब ये इन बिंदियों का जो उच्चारण होता है इनका उच्चारण है के समान होता है। कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा प्रातः, तो इसको आप प्रातः नहीं प्रातः बोलते हैं। प्रातः, प्रातः, राम है, राम है। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसके ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राओं का वर्गीकरण, अर्थात स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं, किस प्रकार से हम उनको शब्दों के अंदर प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसने हमने लिखा है यहाँ पर स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ, अंग है, अण। ठीक है दोस्तों, ये स्वर लिखे गए हैं। अब इनकी मात्राएं हैं दोस्तों। मैंने कहा ए, जो अ है इसकी दोस्तों अपनी कोई मात्रा नहीं होती, इसको हम सीधे सीधे यूज करेंगे। एक एग्जांपल दूंगा, मैंने लिखा दोस्तों कमल। क्लियर है दोस्तों। अब यह इस कमल के अंदर कोई भी मात्रा प्रयोग नहीं की गई है, ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों आ, तो दोस्तों आ के पास अपनी एक मात्रा होती है। जैसे मैंने लिखा कमला। क्लियर है दोस्तों। ये जो आ यूज हुआ है ये आ की मात्रा बोली जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों ई। अब इसे छोटी ई बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा दोस्तों लिया। इसके बाद दोस्तों बड़ी ई। अब मैंने यहां पर लिया, मैंने लिखा दिया। ये दिया नहीं, दिया यानी जलने वाला जो दिया होता है वो दोस्तों। क्लियर है। इसके बाद आता है दोस्तों ऊ। दोस्तों ये जो दो मात्राएं हैं इनमें हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस मात्रा को कहां पर प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों मैंने लिखा रुपया, तो दोस्तों ये जो मात्रा होती है अर्थात इसके पास अपनी कोई घुंडी नहीं होती है, तो यानी रुपया इस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों मैंने लिखा रूप। क्या लिखा दोस्तों, रूप। तो ये जो होता है दोस्तों ये बड़ा ऊ होता है और ये छोटा ऊ होता है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं री। इसको री बोला जाता है। और दोस्तों एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो कृपा। ये जो री है दोस्तों इस तरह से यूज होती है। इसके बाद आता है दोस्तों ए। अब मैंने लिखा अनेक। अनेक, तो दोस्तों अनेक के अंदर कौन सा ए यूज हुआ है। इसके बाद आई। अब ये जो दोस्तों आई है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डबल मात्राएं होती हैं। कहां पर प्रयोग होती हैं आप लोगों को प्रयोग करके दिखाता हूं। मैंने लिखा दोस्तों ऐनक, तो ये ऐनक बोला जाता है।
क्लियर है दोस्तों। मैंने लिखा ऐनक, तो ऐनक में ये क्या है, आई है। इसके बाद आता है दोस्तों ओ, आओ। तो ये जो ओ होता है ये ओखली के लिए यूज होता है, ओखली। क्लियर है दोस्तों। अब जो ये आओ होता है, औरत, औरत आप बोलते हैं, तो यहां पर ये औरत अगर हम लिखें तो औरत। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद ये जो दो आते हैं, दो मैंने आप लोगों को बताए थे, ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ये हमेशा एक नोट पॉइंट करके लिख लेना है कि अयोगवाह वर्ण हमेशा स्वर के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अयोगवाह वर्ण हमेशा स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों यदि हम इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा अंगूर। क्लियर है दोस्तों। तो इसको जो बोला जाता है अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार। अब इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था ये जो होती है दो बिंदी जो लगी होती हैं ये है की साउंड देती हैं। जैसे एग्जाम्पल लूं मैं, प्रातः, प्रातः, तो इनको बोला जाता है दोस्तों दोनों बिंदियों को विसर्ग। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को यहां से एक पॉइंट प्रयोग होता है, एक, अब दोस्तों यहां से दोस्तों एक पॉइंट निकल करके आता है। क्या पॉइंट निकल करके आता है कि दोस्तों ये जो आपका अनुस्वार होता है ये हमेशा स्वर के ऊपर लगता है, स्वर के ऊपर लग करके काम करेगा। और जो दोस्तों आपका ये विसर्ग होते हैं, विसर्ग हमेशा स्वर के बाद काम करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अर्थात यहां पर जो लगा विसर्ग बाद में, ये जो बिंदी लगी हैं ये विसर्ग कहलाती हैं, ये हमेशा स्वर के बाद में ही लगेंगी। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोगों को इन्हें याद कर लेना है। यहां से क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं। क्या है दोस्तों, उदासीन स्वर ए को कहा जाता है। दोस्तों उदासीन स्वर जो कहा जाता है ए को कहा जाता है, आप लोगों को इसे याद कर लेना है। चिन्हों का अध्ययन लोगोग्राफी के अंदर करते हैं, यानी चिन्हों का अध्ययन लोगोग्राफी कहा जाता है। दोस्तों हम ये साइन होते हैं, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इनका जो अध्ययन होता है दोस्तों लोगोग्राफी के अंतर्गत होता है। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोगों को ये लोगोग्राफी याद कर लेना है। इसके बाद वर्णों में अंतिम अक्षर यदि ए होता है तो वह गिना नहीं जाता। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था हाथी का एग्जाम्पल दे करके। दोस्तों अब यहां पर आप लोगों को मैंने लिखा कमल। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि बताइए कमल के अंदर वर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, क, अ, म, ल और अ। ये दोस्तों हुआ कमल, क, म, ल, तो ये कमल हुआ। अब दोस्तों मैंने लिखा कि वर्णों में अंतिम अक्षर यदि ए होता है तो वह गिना नहीं जाता। अब दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमल के अंदर वर्णों की कितनी संख्या है, तो आप लोग दोस्तों जो बताओगे आप केवल और केवल 1 2 3 4 5 यानी 5 बताओगे। आप लोगों को ये जो आ होता है आप लोगों को ये गिनना नहीं है, ये नोट पॉइंट करके लिख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि बाद में ए की साउंड आ जाती है तो ये दोस्तों हमेशा काउंट नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों। यदि मैं यहां पर लिखता हूं कमला, मैंने लिखा कमला। अब दोस्तों कमला को किस प्रकार के लिखेंगे आप लोग, क, म, ल, आ। अब दोस्तों मैंने लिखा क, म, ल, आ, कमला। तो यहां पर दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कमला के अंतर्गत वर्णों की कितनी संख्या है तो आप कितनी बताओगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आपका आंसर होगा 6।
क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम स्वरों के बारे में जानते हैं कि स्वरों के कितने भाग होते हैं। आइए दोस्तों स्वरों के भाग के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। दोस्तों हिंदी में उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण का मतलब होता है जिनको हम बोल सकते हैं। इसके आधार पर स्वरों को दोस्तों 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है दोस्तों हर्ष स्वर, यानी हर्ष स्वर बोलते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। इनको दोस्तों एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा एक मात्रिक स्वर है। अब दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋ, ये दोस्तों हर्ष स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों दीर्घ स्वर। जो हर्ष स्वर होता है इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं दोस्तों इनको बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। यानी दीर्घ स्वरों को बोलने के लिए हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को स्पेल करके दिखाऊंगा, बोल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बोला जाता है। अब दोस्तों यदि हम इनका लें तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ, ये दोस्तों कहलाते हैं द्विमात्रिक स्वर। क्लियर है दोस्तों? अब इनका जैसे हम इन्हें बोलते हैं ए, आ, ई, उ, री। दोस्तों इन्हें बोलने में कम समय लगा, इन्हें बोलने में इनसे 2 गुना समय लगा। अब ये जो दोस्तों होता है प्लुत स्वर, इनको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। जैसे दोस्तों यहां पर किसी शब्द का जाप होता है, जैसे हम कहते हैं राम, तो दोस्तों राम जो बोला जाता है, हम जो राम बोलते हैं, हम राम का जाप करते हैं तो राम इस तरह से करते हैं राम। ओम का जाप करना भी दोस्तों ओम, तो दोस्तों इनका जाप करना क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? अब एक और होता है दोस्तों, इसको कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर का अर्थ होता है जो स्वर खुद में बने हों। क्लियर है दोस्तों? अगर इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल यानी जो मूल स्वर होते हैं अ, ई और उ, ये 3 जो वर्ण होते हैं दोस्तों इनको मूल स्वर कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? आइए दोस्तों अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि स्वरों से रिलेटेड है। अब दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, अर्थात स्वर कहां कहां से बोले जाते हैं। दोस्तों इनके बोलने का स्थान क्या है, आइए इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने लिखा दोस्तों सबसे पहले ए और आ। ए और आ की साउंड कहां से आती है? अब आप दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैंने कहा अ, आ, तो दोस्तों कहां से साउंड आई? आप कहेंगे सर जी गले से आई, यानी गले को बोला जाता है कंठ। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद आता है दोस्तों आपका ई और ई। इसको छोटी ई, तो कहां से साउंड आई दोस्तों? कहां से साउंड आई? तालू से, अर्थात गले का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे तालू कहते हैं। तालू या तालव्य भी बोल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद आता है दोस्तों ऊ, अब जब हम ऊ बोलते हैं ऊ, तो हमारा मुख जो है बिल्कुल बिल्ली की तरह हो जाता है। ऊ, तो कहां पर प्रेशर आता है? होठों पर, तो इनको बोला जाएगा दोस्तों ओष्ठ। ओष्ठ बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? ओष्ठ यानी होठ। इसके बाद आता है दोस्तों री। जब आप री बोलेंगे, री,
कहां पर आता है, कहां पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पर, जहां पर हम माचिस की तिल्ली जला करके लगाते हैं और जलता नहीं है। ई, री, 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 री। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मूर्धन। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका ए और आई। जब आप ए आई जब आप इसको बोलेंगे तो दोस्तों किसका प्रयोग हो रहा है, नीचे से आवाज आने के बाद दोस्तों हमारे तालु से टकराती है। ए आई, तो इसे क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। क्लियर है दोस्तों। अब आता है इसके बाद ओ और औ। हमने कहा ओ, औ, ओ, औ, तो दोस्तों कैसी साउंड आई, कहां से साउंड आई दोस्तों, हमारा गले से चालू हुआ ओ, औ। अब मुंह जो हो जाता है दोस्तों बाहर को हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है आपके होठ जो है ये बाहर आ जाते हैं, ओ, औ। तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, कंठ ओष्ठ है। अर्थात गले और होठों के द्वारा बोला जाना। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये कुछ और वर्ण दिए गए हैं, इन्हीं का भी स्थान होता है, इन्हें देखते हैं कहां से बोलते हैं। जब हम दोस्तों इसको बोलते हैं अंग, 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 तो दोस्तों किसकी आवाज आती है, कहां से साउंड आती है, बिल्कुल नाक से बोला जाता है, बिल्कुल बारीकी से बोला जाता है, अंग, अंग, अंग। तो इसको बोलेंगे दोस्तों नाक से बोले जाना वाला वर्ण, यानी नासिक्य भी बोल सकते हैं, नासिक्य स्वर। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग को मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो साउंड होती है की तरह होती है। किसकी तरह होती है की तरह। जब आप है बोलेंगे है, तो किसको प्रयोग हो रहा है दोस्तों, गले का। तो यहां पर आप लिखेंगे गला, यानी कंठ। इसके बाद दोस्तों आता है आपका अंग की बिंदी, जिसको बोला जाता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहा जाता है, चंद्र बिंदु और अनुनासिक। अब दोस्तों इसका जो बोलने का स्थान है वो नाक और कंठ, यानी ये दोनों से बोला जाता है। अगर हम इस बिंदी का एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम जो प्रयोग करते हैं, चांद, मुंह, इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको नोट करके लिख लेंगे कि इसको कहा जाता है अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। क्लियर है दोस्तों। या इसको आप चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पर उच्चारण स्थान बताए कि ये वर्ण कहां से बोले जाते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अब दोस्तों इसके कुछ और उच्चारण स्थान हैं, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने पहला जो पार्ट किया था, हमने स्वरों को 3 कैटेगरी में बांटा था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर है दोस्तों। अब जो सेकंड है दोस्तों, जो इसका वर्गीकरण है, इसका नाम है जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों की जीव की किस किस भाग में, किस किस वर्ण में जीव का कौन सा भाग प्रयोग होता है। दोस्तों इसको हमने 3 भाग से बांटा है, अग्रस्वर, मध्य और पश्च। जो दोस्तों अग्रस्वर होता है जीव के आगे वाले पार्ट से बोले जाने वाले स्वर, जो दोस्तों ये वाला पार्ट होता है, बिल्कुल बाहर वाला पार्ट, जैसे ई, बड़ी ई, ए और आई। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है मध्य या केंद्रीय स्वर, जो हमारी जीव के मध्य से बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है ए। अब इसके बाद जो तीसरा है दोस्तों, इसका नाम है पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब होता है कि जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर। अब दोस्तों जैसे कि अ, उ, औ, ओ, औ और आ। दोस्तों ये जो होता है इसका बोला जाता है आगत या ग्रहित स्वर। क्लियर है दोस्तों। इसको आगत स्वर भी बोला जाता है, आगत या ग्रहित स्वर।
क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो तीसरा वर्गीकरण किया गया है वो होठों के आधार पर किया गया है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब दोस्तों इसको हमने दो प्रकार से किया है। जो पहला प्रकार है इसको बोला जाता है व्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी का मतलब होता है कि हमारी होठों का गोलाकार हो जाना, हमारे होठों का वृत्त यानी वृत्त के आकार का हो जाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमने जो लिए हैं उ, ओ, औ, आ। दोस्तों यहां पर जो हम बोलेंगे ऊ, हमारे जो होठ हैं बिल्कुल गोलाकार हो जाते हैं। ऊ, ओ, औ। तो दोस्तों यहां पर हमारे होठ बिल्कुल गोल होते जा रहे हैं। अगर हम दोस्तों अवृतमुखी की बात करें तो अवृतमुखी का मतलब होता है कि हमारे होठों का गोलाकार ना होना। अब जैसे हमने बोला आ, ई, री, यहां पर दोस्तों हमारे जो होठ हैं बिल्कुल भी घूमे नहीं हैं, गोलाकार नहीं हुए हैं। क्लियर है दोस्तों। अब जो इसमें दोस्तों नेक्स्ट है मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, कि हमारा जो मुख है वो किस प्रकार से खुलता है और किन स्वरों में कहां पर किस तरह से हमारा मुख काम करता है। क्लियर है। इसने पहला जो कहा है दोस्तों विव्रत स्वर, विव्रत को बोलते हैं मुख का खुल जाना। जैसे आ, मुख का पूरा खुल जाना आ। अब यहां पर मैंने दोस्तों सेकंड लिया अर्धविव्रत स्वर। अर्धविव्रत का मतलब होता है कि हमारे मुख का आधा खुलना। जैसे कि हमने कहा अ, ए, औ, आ, तो यहां पर जो हमारा मुख है दोस्तों आधा ही खुल पा रहा है। इनको हमें प्रैक्टिकली करके देखना है। अगर हम इन्हें प्रैक्टिकली याद करने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों अच्छे हम इनको समझ पाएंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट है संवृत स्वर। दोस्तों ये जो संवृत है, संवृत का अर्थ होता है मुख का बिल्कुल बंद हो जाना। क्लियर है। मैंने कहा ई, ऊ, तो यहां पर दोस्तों हमारा मुख खुला नहीं है, हमारी जो वायु है वो नीचे से आकर के बाहर की तरफ यूं का त्यों निकल जाती है। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद अर्धस्वरत स्वर। अर्धस्वरत का मतलब होता है कि मुख का आधा बंद होना। क्लियर है दोस्तों। यहां पर जो लिए गए हैं ए और औ लिए गए हैं। मैंने कहा ए, ओ, ए, ओ। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जो इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। हमारे जितने भी स्वर हैं दोस्तों, स्वरों से रिलेटेड पॉइंट हैं, मैंने दोस्तों आप लोगों को यहां तक कंप्लीट करा दिया है। अब जो दोस्तों हम चर्चा करेंगे, हम व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।